बच्चों बहुत प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए अब है आपकी पढ़ाई का टाइम बच्चों। तो चलिए अपनी किताबें खोलिए। आज हम पढ़ने वाले हमारा पाठ 27 जिसका नाम है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, तो आइए बच्चों पढ़े इसे। चलिए देखिए। तो बच्चों विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना होता है। क्या होता है बच्चों इसका अर्थ? रुकना। ठीक है, हम लिखते समय या पढ़ते समय वाक्य के बीच में या अंत में रुकते हैं। ठीक है, इस रुकने को हम विराम कहते हैं। इस विराम को लिखित भाषा में कुछ चिन्हों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चिन्ह हमें बताते हैं कि हमें कहाँ रुकना है, कितना रुकना है। लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी व्याकरण में निम्नलिखित विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए पढ़ते हैं बच्चों कौन कौन से विराम चिन्ह है। तो देखो इस तालिका में नाम दिया गया है। पहला है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम बच्चों इसका चिन्ह देख लीजिए कैसा है। और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं, अंग्रेजी पराय है इसका, फुल स्टॉप। ठीक है, दूसरा क्या है? अल्प विराम। ठीक है, तो ये चिन्ह है इसका और इसको हम कहते हैं कॉमा। फिर अर्ध विराम है बच्चों, तो ये सेमी कॉलन होता है। तो बच्चों चौथा क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसका चिन्ह कैसा है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, आप देखो यहाँ पे पांचवा विस्मयादि सूचक चिन्ह बच्चों, ये देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, फिर क्या है अगला? योजक चिन्ह यानी कि हाइफन। फिर है उद्धरण चिन्ह यानी कि बच्चों इन्वर्टेड, है ना। फिर है निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश, कोष्टक चिन्ह, ठीक है, ब्रैकेट्स, लाघव चिन्ह यानी कि एब्रीविएशन। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे कुछ 10 चिन्ह। ठीक है, आइए एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। पहला क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह यानी कि फुल स्टॉप। देखो वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए क्या क्या है यहाँ पे। तो बच्चों पहला वाक्य देखो क्या लिखा है, क वह खाना खाता है। दूसरा है आज शनिवार है। ठीक है, ये पूरे वाक्य हो गए, तो हमने इसके अंत में लगा दिया फुल स्टॉप। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या? अल्प विराम चिन्ह यानी कि कॉमा। देखो वाक्य में जहां पर बहुत ही कम समय के लिए रुकना हो वहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नीतू, तमन्ना और श्वेता घूमने गए। ठीक है, फिर क्या है? मैं हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बहुत कम समय के लिए रुक रहे हैं, इसीलिए किया है। तीसरा आता है अर्ध विराम चिन्ह यानी कि सेमी कॉलन। ठीक है, जिस वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक रुकना पड़ता है वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहला है मौसम बड़ा सुहावना था, मंद हवा चल रही थी और फूलों पर भौरे मंडरा रहे थे। ठीक है, फिर क्या? दूसरा, मुझे जूते, चप्पल, पैंट, कमीज और टाई आदि चाहिए। ठीक है, समझ गए। अच्छा अब देखिए चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह बच्चों यानी कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, जिस वाक्य में कुछ पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, सिकंदर कौन था। ठीक है, तो इन सभी में प्रश्न किया जा रहा है ना। अच्छा पांचवा है आश्चर्य सूचक यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, देखो जहाँ संबोधन, हर्ष, आश्चर्य, शोक और घृणा का भाव प्रकट हो वहां वाक्य के अंत में आश्चर्य सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों क्या लिखा है, हे प्रभु मेरी सहायता करो, है ना। फिर आहा कितना मीठा आम है, अरे तुम कब आए। ठीक है बच्चों, इसमें सभी में क्या है? कुछ आश्चर्य है ना। अच्छा छठा देखिए योजक चिन्ह बच्चों यानी कि हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि माता पिता, पुता पिता, पुत्र पिता, भाई बहन, साथ साथ, दिन रात। ठीक है बच्चों, ये सारे हमारे हैं। सातवां है उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, देखो तो जहां कहीं पर किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखने हो, ठीक है बच्चों, अगर वैसा का वैसा ही आपको रखना हो वहां पर हम उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखो का सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। दूसरा देखो महात्मा गांधी ने कहा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, समझ गए। अच्छा आप देखिए आठवां निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश। किसी वाक्य को लिखने से पहले कहना, बोलना आदि क्रियाओं के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखो पिताजी, अब पिताजी ने क्या कहा, बेटे तुम क्या कर रहे हो। अगला राकेश ने कहा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने डैश का प्रयोग किया। अगला देखिए नौवा क्या है? कोष्टक चिन्ह यानी कि ब्रैकेट्स। ठीक है, देखो सामान्यतः कोष्टक में वह शब्द या वाक्य रखा जाता है जो कथन से संबंधित होते हुए भी उसका अंग नहीं होता। ठीक है, देखिए जैसे कि आजकल भवन निर्माण सामग्री जैसे कि बच्चों ईंट, लोहा, है ना, रोड, सीमेंट बहुत महंगी हो गई है, देखा आपने, है ना। अब देखो 10वां है लाघव चिन्ह यानी कि एब्रिविएशन चिन्ह। ठीक है, देखो क्या है, शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए राघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखो डॉक्टर, डॉक्टर को हमने सिर्फ और सिर्फ डॉ लिखा और फिर हमने यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सन, फिर रा, फिर संघ। ठीक है, फिर देखिए इंजीनियर को हम इन लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, अच्छा अगला देखिए यहाँ पे क्या है,
तो बच्चों ये तो हो गया हमारा पाठ, बहुत ही छोटा सा था। ठीक है, तो चलिए हमारा ये पाठ पूरा हो चुका। हमने यहाँ पे विराम चिन्हों को अच्छे से पढ़ लिया है। मुझे आशा है कि आपने भी अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इसे एक बार फिर से दोहराइए, सारे उदाहरणों को पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। बाय। चैप्टर 28। संजय हिंदी पाठ चैप्टर 28। सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाला हमारा पाठ 28, जिसका नाम है उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, परिभाषा पढ़ते हैं बच्चों सबसे पहले। ठीक है, तो किसी शब्द के पहले यानी कि आगे जुड़कर उसके आगे उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों गुण का अर्थ है विशेषता, लेकिन यदि गुण शब्द के पहले अब ठीक है उपसर्ग लगा दें तो नया शब्द अवगुण बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? अवगुण बन जाएगा। यह नया शब्द गुण का ठीक उल्टा होगा, है ना? समझ गए? अब देखिए उपसर्ग के भेद। बच्चों उपसर्ग के निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। बच्चों कितने बच्चों? 3 भागों में, जैसे कि पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है अन्य भाषाओं के उपसर्ग। ठीक है, तो आइए एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग देखिए, इस तालिका में आपको दिया गया है उपसर्ग। तो बच्चों यहाँ देखिए पहला उदाहरण है हमारे पास प्र। ठीक है, प्र का अर्थ होता है आगे और इसका उदाहरण है प्रचार, प्रयोग, प्रमाण और प्रखर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है नि। तो नि का अर्थ है अभाव, निषेध। ठीक है, उदाहरण है निवारण और निषेध। फिर है अति, तो इसका अर्थ है ऊपर और अधिक, है ना। फिर है अति, इसका उदाहरण क्या होगा? अतिधान, अतिशय, है ना। फिर आता है परि। परि का अर्थ है बच्चों पूर्ण, चारों ओर। ठीक है, तो इसका उदाहरण है परिभाषा, परिमाण और परिक्रमा। ठीक है, अच्छा देखो फिर यहाँ पे इसके आगे जो कुछ और 3 दिए बच्चों, इनको भी पढ़िएगा आप, है ना। देखो आगे क्या लिखा है? अब अगली तालिका में अब का अर्थ है अनुचित या फिर बुरा। ठीक है, तो ये है अपयश, अपकीर्ति, अपमान। अगला उदाहरण बच्चों अनु। अनु का अर्थ है पीछे, समान। ठीक है, इसका उदाहरण है अनुचर, अनुसार और अनुत्तीर्ण। फिर देखिए यहाँ पे नहीं। तो बच्चों नि का अर्थ है यहाँ पे बिना या फिर रहित। तो बच्चों उदाहरण है निवारण, निरादर और निरोग और निर्धन। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे कुछ और आगे उदाहरण है, इन्हें भी एक बार फिर से पढ़िएगा। ठीक है, समझ गए? आइए अब देखो हिंदी के उपसर्ग। तो बच्चों यहाँ पे देखो उपसर्ग है पहले अ का अर्थ है अभाव या फिर नहीं। ठीक है, उसका उदाहरण हो जाएगा अजर, अचेत और असत्य। फिर है अध का अर्थ है आधा, तो ये हो जाएगा अध खिला, अधमरा, अध पका, अध कचरा। ठीक है, अगला देखिए अन का अर्थ है नहीं, निषेध। ठीक है, उदाहरण है अनपढ़, अनजान, अनबन। औ का अर्थ है बुरा, रहित। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उदाहरण बच्चों अवगुण, अवतार, औधर। फिर आता है नी। तो बच्चों नी का अर्थ है रहित और इसका उदाहरण है निपात, निडर और निकम्मा। समझ गए? अच्छा अब देखिए कुछ अन्य भाषाओं के। तो बच्चों उर्दू के उपसर्ग हो जाएंगे, जैसे कि उपसर्ग है बच्चों खुश। खुश का अर्थ है अच्छा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे खुशनुमा, खुश मिजाज और खुशगवार। ठीक है, अगला क्या है ला का अर्थ है रहित और बिना। ठीक है, तो लाइलाज, लापरवाह, लाचार। ठीक है, फिर है बे का अर्थ है बिना या फिर निषेध। ठीक है, तो बेशर्म, बेचैन, बेकार और बेसहारा। फिर आता है कम का अर्थ है थोड़ा। तो देखिए इसका उदाहरण है कमजोर, कम वक्त और कम उम्र। फिर आता है बच्चों उपसर्ग है गैर का अर्थ है नहीं, निषेध। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा गैर जरूरी, गैर हाजिर। ठीक है, फिर है बद का अर्थ है बुरा, तो ये हो जाएगा बदनाम, बदबू और बदसूरत। फिर आता है दर का अर्थ है बच्चों में, उदाहरण है दरकिनार और दरअसल। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे उर्दू के। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेजी के उपसर्ग। तो बच्चों अंग्रेजी के यहाँ पे उपसर्ग है हॉफ। हॉफ का अर्थ है यहाँ पे आधा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ठीक है हाफ पैंट, फिर हाफ टोन, फिर है बच्चों हाफ टाइम। ठीक है, समझ गए? अब देखिए यहाँ पे क्या है 22। तो 22 का अर्थ क्या है यहाँ पे? छोटा, नायाब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 22 प्रेसिडेंट, फिर है 22 प्रिंसिपल, फिर है 22 कैप्टन। अगला है सब। तो सब का अर्थ है यहाँ पे छोटा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। समझ गए? तो ये था बच्चों हमारा पाठ। इसमें हमने उपसर्गों को अच्छे से पढ़ लिया बच्चों। हमारे सारे प्रकार के जो भी उपसर्ग होते हैं हमने अच्छे से कर लिया। तो आज के सिर्फ इतना ही। मुझे आशा आपने मेरे साथ इसे बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। तो बच्चों हम लेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इसे एक बार फिर से दोहराइए, इसके अभ्यास के प्रश्नों कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।